हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो यानी संस्कृत व्याकरणम पार्ट 4 में स्वर वर्णों, आभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्नों के साथ साथ वर्णों की संख्याओं पर चर्चा किया था। फ्रेंड्स, वीडियो लंबा होने के कारण कुछ बातें अधूरी रह गई थीं। इस वीडियो में हम लोग वर्णों का पूरा एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो को समझने के लिए संस्कृत व्याकरणम पार्ट 4 देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं संस्कृत व्याकरणम पार्ट 5। फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्वर वर्णों के प्रकार को प्रीवियस वीडियो में अच्छे प्रकार से समझ लिया है। उसके 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व वर्ण का मतलब होता है ध्वनि की एक मात्रा, जैसे अ। दीर्घ का मतलब है ध्वनि की 2 मात्रा, जैसे आ। और प्लुत का मतलब हम लोग जानते हैं कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ध्वनि की 2 से अधिक मात्राएं लगती हैं उसे हम प्लुत कहते हैं। अगर उसकी पहचान के लिए हम किसी ह्रस्व वर्ण पर अगर हम 3 का साइन दे देते हैं तो वह प्लुत हो जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग ये भी जान चुके हैं कि स्वर वर्णों के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 प्रकार के भेद होते हैं। तो इस तरह से अगर हम भेद की चर्चा करेंगे तो स्वर वर्णों के कुल 9 भेद हो जाते हैं, जैसे उदात्त ह्रस्व स्वर, अनुदात्त ह्रस्व स्वर और स्वरित ह्रस्व स्वर। पुनः उदात्त दीर्घ स्वर, अनुदात्त दीर्घ स्वर और स्वरित दीर्घ स्वर। प्लुत पर विचार करेंगे तो उदात्त प्लुत स्वर, अनुदात्त प्लुत स्वर, स्वरित प्लुत स्वर। अब ये होते कैसे हैं। उदात्त के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिसके ऊपर कोई चिन्ह नहीं रहता है या जिस पर कोई चिन्ह नहीं रहता है वो उदात्त है। जैसे ह्रस्व स्वर का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो अ हो जाएगा। अ पर कोई साइन नहीं रहेगा, न नीचे न ऊपर, यह उदात्त होगा। और ये ह्रस्व स्वर है इसलिए अ रहेगा। अब अनुदात्त ह्रस्व स्वर को समझते हैं। जैसे अ है ह्रस्व स्वर अ, इसके नीचे अगर हम इस तरह का साइन लगा देंगे तो यह अनुदात्त हो जाएगा। तो अनुदात्त ह्रस्व स्वर हो गया। और उसी तरह से अगर हम अ पर ऊपर में साइन लगा देते हैं इस तरह का तो यह स्वरित ह्रस्व स्वर हो जाएगा। उसी तरह से उदात्त दीर्घ स्वर का जैसे आ पर कोई अगर साइन नहीं है तो यह उदात्त है। और आ पर अगर हम इस तरह का साइन लगा देते हैं तो यह अनुदात्त हो जाता है, अनुदात्त दीर्घ स्वर। और इस तरह से अगर आ पर हम लगा देते हैं स्वरित का साइन ये, तो यह स्वरित दीर्घ स्वर हुआ। उसी तरह से अगर हम प्लुत पर विचार करें तो अ, यह 3 का साइन लगा देंगे तो उदात्त प्लुत स्वर हो जाएगा, कोई साइन नहीं रहेगा। अनुदात्त प्लुत स्वर, जैसे अ पर साइन लगा दीजिए इस तरह का और नीचे में एक छोटी सी रेखा खींच दीजिए। पुनः स्वरित प्लुत स्वर, अ है प्लुत हो गया और ऊपर में साइन लगा दीजिए। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 प्रकार के भेद हो गए स्वर वर्णों के। पुनः एक भेद होता है अनुनासिक और अननुनासिक। अनुनासिक के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि जिसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है वह अनुनासिक होता है और उसकी पहचान है चंद्र बिंदु इस तरह का। और अननुनासिक का मतलब होता है जिस पर चंद्र बिंदु नहीं है, प्लेन। जो अनुनासिक नहीं है उसे हम अननुनासिक कहेंगे। तो इस तरह से सब में हो जाएगा। तो एक उदात्त ह्रस्व स्वर के पुनः 2 भेद हो गए, एक अनुनासिक उदात्त ह्रस्व स्वर और एक अननुनासिक उदात्त ह्रस्व स्वर। ये क्या है। अब अनुनासिक उदात्त ह्रस्व स्वर का मतलब हुआ
कि अनुनासिक इसमें इस तरह से लगा दीजिए चंद्र बिंदु, क्योंकि यह अनुनासिक हो गया, उदात्त हो गया, कोई लाइन नहीं है, अह्रस्व है, तो इस तरह से यह इसका एग्जाम्पल हो गया। अब अननुनासिक उदात्त ह्रस्व स्वर को समझते हैं। उदात्त ह्रस्व स्वर हो गया अ, और इस पर चंद्रबिंदु नहीं लगेगा क्योंकि यह अननुनासिक है। पुनः अनुनासिक अनुदात्त ह्रस्व स्वर, अनुनासिक का मतलब हो गया चंद्रबिंदु, अनुदात्त का मतलब हुआ उसके नीचे में एक रेखा पड़ी है छोटी सी, और ह्रस्व स्वर मतलब अ, तो यह इसका एग्जाम्पल हो गया। पुनः अननुनासिक अनुदात्त ह्रस्व स्वर, जैसे अ के नीचे एक छोटी सी रेखा खींच दीजिए, तो यह अननुनासिक अनुदात्त ह्रस्व स्वर का एग्जाम्पल हो जाएगा। पुनः अनुनासिक स्वरित ह्रस्व स्वर, अब अनुनासिक करने के लिए इसके ऊपर हमको चंद्रबिंदु लगाना होगा, तब यह अनुनासिक होगा। और स्वरित है क्योंकि उसके ऊपर में एक छोटी सी रेखा है, साइन है, और ह्रस्व स्वर मतलब अ। अननुनासिक स्वरित ह्रस्व स्वर का मतलब हुआ अ पर इस तरह का साइन। अब दीर्घ स्वर को देखते हैं। उदात्त दीर्घ स्वर, कोई लाइन नहीं है, कोई रेखा नहीं पड़ी है, कोई साइन नहीं है, इसीलिए यह उदात्त है। ध्वनि की 2 मात्रा लगी है इसलिए दीर्घ है। अब अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब हो गया इस पर चंद्रबिंदु लगाना होगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, अननुनासिक उदात्त दीर्घ स्वर। उदात्त है तो कोई साइन नहीं, दीर्घ है तो आ करना होगा, और अननुनासिक है इसलिए इस पर चंद्रबिंदु भी नहीं होगा, यानी आ। अनुनासिक अनुदात्त दीर्घ स्वर, अनुदात्त दीर्घ स्वर का मतलब हो गया आ के नीचे एक रेखा, और अनुनासिक है मतलब चंद्रबिंदु है। अननुनासिक अनुदात्त दीर्घ स्वर का मतलब हुआ अनुनासिक है तो मतलब उस पर चंद्रबिंदु नहीं होगा, अनुदात्त है और दीर्घ है तो दीर्घ को पहले लेंगे। अनुदात्त है मतलब एक रेखा छोटी सी पड़ी रहेगी। पुनः अनुनासिक स्वरित दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर हो गया आ, उसके ऊपर में एक छोटी सी रेखा है तो यह स्वरित हो गया। और अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब हो गया चंद्रबिंदु। अननुनासिक स्वरित दीर्घ स्वर का मतलब हुआ, दीर्घ स्वर का मतलब हुआ आ, स्वरित का मतलब हो गया ऊपर में एक साइन, और अननुनासिक का मतलब होता है प्लेन, इसमें चंद्रबिंदु नहीं होगा। पुनः अनुनासिक उदात्त प्लुत स्वर, प्लुत स्वर को हम लोग जान चुके हैं, अ पर 3 का साइन लगेगा। चूंकि यह उदात्त है इसलिए कोई नीचे ऊपर साइन नहीं लगेगा, और अनुनासिक है इसलिए चंद्रबिंदु लग जाएगा। अननुनासिक उदात्त प्लुत स्वर मतलब जैसे अ, और इस पर साइन लग जाएगा। उदात्त है मतलब कोई इसमें लाइन नहीं है, न ऊपर न नीचे, और यह अननुनासिक है इसलिए ऊपर में भी कोई साइन नहीं रहेगा। प्लुत स्वर यहाँ पर इस तरह से लिखा गया, अनुदात्त है इसलिए इस तरह का साइन लग गया, अनुनासिक है इसलिए चंद्रबिंदु हो जाएगा। उसी तरह अननुनासिक अनुदात्त प्लुत स्वर, जैसे अ, इस पर साइन लगा दीजिए। अनुदात्त है मतलब नीचे में एक रेखा खींच दीजिए, और अननुनासिक है इसलिए ऊपर में चंद्रबिंदु नहीं होगा। पुनः अनुनासिक स्वरित प्लुत स्वर, प्लुत स्वर का मतलब हुआ अ पर 3 का साइन, स्वरित ऊपर में, और अनुनासिक है इसलिए चंद्रबिंदु हो गया। पुनः अननुनासिक स्वरित प्लुत स्वर, प्लुत स्वर का मतलब हो गया इस तरह से, उस पर 3 का साइन हो गया, स्वरित है इसलिए ऊपर में एक छोटी सी रेखा पड़ गई, और अननुनासिक है इसलिए चंद्रबिंदु नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक अ का बोध 18 प्रकार से होता है।
1 2 3 4 5 6, 6 3 जा 18। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि अ कहने से 18 प्रकार के अ का बोध होता है, हम लोगों ने देख लिया। चूंकि माहेश्वर सूत्र में आ का ग्रहण नहीं किया गया है, केवल अ, तो अ कहने से 18 प्रकार के अ का बोध हो जाता है, उसमें आ भी आ जाता है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रयत्न के बारे में प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया है, फिर भी उसका और विश्लेषण शेष है। आज हम लोग उसको करते हैं। प्रयत्न के दो प्रकार हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न का मतलब हुआ जो प्रयत्न वर्णों के उच्चारण से पहले होता है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, और जो प्रयत्न बाहर से होते हैं उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 प्रकार हैं, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। हम लोगों ने इन सारे शब्दों का अर्थ व्युत्पत्ति सहित जान लिया है, इसलिए पुनः इसको दोहराना अपेक्षित नहीं है। स्पृष्ट का मतलब होता है स्पर्श वर्ण, क से म तक यानी 25 वर्ण, 25 वर्ण ये स्पृष्ट वर्ण कहे जाते हैं। क ख ग घ ङ वहां से लेकर के प फ ब भ म तक। ईषद स्पृष्ट य र ल व, ये 4 वर्ण आते हैं इसमें, इसको अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। ईषद विवृत श श स ह, ये 4 वर्ण आते हैं, इन्हें हम ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। ऊष्म वर्ण कहने का मतलब ये है कि इसके उच्चारण से कुछ कुछ मुंह में गर्मी जैसी महसूस होती है। विवृत अ से लेकर औ तक ये सभी स्वर यानी अच विवृत कहे जाते हैं। लेकिन संवृत में कुछ ऐसा होता है, ह्रस्व अ का प्रयोग की अवस्था में संवृत प्रयत्न होता है और प्रक्रिया यानी रूप निर्माण की अवस्था में विवृत प्रयत्न होता है। प्रयोग की अवस्था में इसका मतलब है कि केवल हम उच्चारण जब करते हैं अ का तो वह संवृत होता है, लेकिन अगर हम उससे रूप निर्माण करने लगते हैं, कोई सिद्धि करने लगते हैं, कोई संधि इत्यादि करने लगते हैं, तो उस अवस्था में विवृत प्रयत्न हो जाता है। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं, जैसे दैत्य प्लस अरिह। अब यहां पर अ है, यहां अ है और अरिह, यह दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि कहता है कि अगर दोनों सवर्ण होते हैं तभी दीर्घ होता है। सवर्ण के बारे में तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम है, जिसके तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक होते हैं, वही आपस में सवर्ण होते हैं। यहां पर अगर देखेंगे तो दोनों का उच्चारण स्थान कंठ है, लेकिन यहां पर जितने अ हैं उन सबों का विवृत प्रयत्न होता है। अब मान लीजिए यहां भी है, यहां विवृत हो गया या यहां विवृत हो गया, और कह रहा है कि ह्रस्व अ का प्रयोग की अवस्था में संवृत। अब यहां पर अगर हम संवृत मान लें और यहां विवृत मान लें तो दोनों का प्रयत्न तो अलग अलग हो गया, फिर आपस में ये सवर्ण हुए नहीं, और जब सवर्ण नहीं होंगे तो दीर्घ नहीं होगा, दैत्यारिह बनेगा नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कि यह केवल उच्चारण के लिए संवृत होता है, लेकिन अगर हम प्रक्रिया यानी रूप निर्माण करने लगते हैं तो यह भी विवृत ही हो जाता है, तो इसे हम विवृत मान लेंगे। अब यह भी विवृत हो गया और दोनों सवर्ण हो गए, इसलिए दैत्यारिह बन जाएगा। हम लोगों ने बाह्य प्रयत्न को भी अच्छे ढंग से समझ लिया है। विवार क्या होता है, श्वास क्या होता है, अघोष क्या होता है। तो अब यहाँ ये समझते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं। इसके अंतर्गत खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार के सभी 13 वर्ण आते हैं। अब खर प्रत्याहार क्या है,
या हम लोग प्रत्याहार जब बनाना सीख लिए हैं तो हम लोगों को याद होगा कि ख से लेकर के र तक, ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स, अर्थात सभी वर्गों के प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण और श स स, 5 5 10 3 13 वर्ण आ गए। तो इन सभी वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न होता है वो विवार, श्वास, अघोष, यह तीनों होता है। नेक्स्ट देखते हैं संवार, नाद, घोष। इन तीनों बाह्य प्रयत्नों के अंतर्गत हर्ष प्रत्याहार के सभी 20 वर्ण आते हैं। हर्ष प्रत्याहार हैवरट से लेकर के जब गड 10 वहां तक के वर्ण आते हैं, अर्थात सभी वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम तथा य र ल व ह। अल्प प्राण जिसमें श्वास कम लेनी पड़े, इसके अंतर्गत कुल 19 वर्ण आते हैं। वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम तथा य र ल व। महाप्राण जिसमें ज्यादा श्वास लेना पड़े, इसमें 14 वर्ण आते हैं। वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और श श स ह। फ्रेंड्स, ये रटने की बात नहीं है। हम लोग जैसे क बोलते हैं क, तो क का जो उच्चारण करते हैं निश्चित रूप से उसमें लंबा श्वास नहीं लेना पड़ता। और ख बोलते हैं ख, मुंह ज्यादा खुल जाता है, ज्यादा श्वास लेना पड़ता है। उसी तरह से म कहते हैं कम मुंह खुलता है, कम श्वास जा रहा है। लेकिन भ जब कहते हैं तो मुंह ज्यादा खुल जा रहा है। तो ये प्रैक्टिकली करने का चीज है, इसमें रटना नहीं है। हमारे ऋषि महर्षि इसको रटते नहीं थे, उन्हीं के एक्सपेरिमेंट पर ये सारे वर्णों का जो प्रयत्न है वो लिखे गए हैं। और बाकी बच गया है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, ये केवल स्वर वर्ण के होते हैं। बाह्य प्रत्यय 11 हो गए, विवार, श्वास, अघोष 3, 3 6 7 8 और 9 10 11। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 अभ्यंतर प्रयत्न और 11 बाह्य प्रयत्नों को अच्छे ढंग से कर लिया है। हम लोगों ने पूरा एनालिसिस किया है। आशा है आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। प्रायः ये कंपटीशन में भी आते हैं, इसलिए इसे याद कर लेना है, समझ लेना है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।